नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली की कहानी हमेशा जमीन से शुरू होती है और जमीन पर ही खत्म होती है। सत्ता बदलती है, नारों के रंग बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, लेकिन जमीन का खेल वही रहता है, खामोश, स्याह और बेहद कीमती। आज जब सरकार दावा कर रही है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली में सस्ते घरों की सुनामी ला देगी, तो जरूरी है कि इस दावे की जड़ में जाकर देखा जाए कि आखिर यह नीति किसकी सोच थी, किसके दौर में पैदा हुई, कैसे पली बढ़ी और किस मोड़ पर किसने इसे अपने हिसाब से मोड़ दिया। इतिहास का सच यही है कि कोई भी नीति अचानक पैदा नहीं होती। वह सत्ता, पूंजी और जमीन के बीच एक लंबी सौदेबाजी का फैसला होती है। कहानी शुरू होती है 2005-06 के उस दौर से, जब दिल्ली अपने पुराने मास्टर प्लान की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। अनधिकृत कॉलोनियां फैल रही थी, स्लम आबादी बढ़ रही थी और जमीन की कीमतें आसमान तक चढ़ चुकी थी। सरकार के पास दो ही विकल्प थे, या तो जमीन अधिग्रहण करके शहर फैलाया जाए या कोई नया मॉडल सोचा जाए। लेकिन जमीन अधिग्रहण पहले ही हजारों विरोध आंदोलनों, कोर्ट केस और मुआवजे के विवादों से जल रहा विषय था। किसान कम मुआवजे से नाराज रहते, सरकार पर दबाव बढ़ता और अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया वर्षों चलती। इसी दबाव के बीच एक विचार जन्म लेता है, जमीन खरीदो मत, जमीन को शामिल कराओ। यहीं से लैंड पूलिंग का बीज पड़ता है। 2011-12 आते आते दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के भीतर पहली बार औपचारिक तौर पर यह राय बनती है कि जमीन अधिग्रहण अब टिकाऊ तरीका नहीं है। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, दिल्ली के ग्रामीण और पेरी अर्बन इलाकों में किसान पहले से ही प्राइवेट बिल्डरों के ऑफर से आकर्षित हो रहे थे। दूसरा, डीडीए की वित्तीय क्षमता कम हो चुकी थी। जमीन खरीदने, मुआवजा देने और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बोझ उठाना लगभग असंभव हो गया था। ऐसे में एक नए मॉडल की जरूरत थी और दुनिया में इसकी मिसालें पहले से मौजूद थी। टोक्यो, सियोल, अहमदाबाद के कुछ हिस्से और गुजरात के टाउन प्लानिंग स्कीम। इन्हीं उदाहरणों से प्रेरित होकर दिल्ली में पहली बार लैंड पूलिंग शब्द आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया। लेकिन असली राजनीतिक मोड़ आता है 2013 में, जब दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी संशोधन में पहली बार सरकार आधिकारिक रूप से यह प्रस्ताव रखती है कि दिल्ली का विस्तार लैंड पूलिंग बेस्ड अर्बन एक्सटेंशन पर होगा। इस दौर में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और शहरी विकास मंत्रालय इसका संरक्षक। यानी कागज पर यह घोषणा कांग्रेस कार्यकाल में जन्म लेती है। यह वह समय था जब रियल एस्टेट सेक्टर तेजी पर था और सरकार को भी लगता था कि निजी पूंजी विकास की गति बढ़ा सकती है। इसलिए नीति को आगे बढ़ाने में कोई बड़ी सियासी रुकावट नहीं दिख रही थी। 2013 में ड्राफ्ट तैयार हुआ। 2014 में प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची, लेकिन राजनीति एक कदम आगे निकल चुकी थी। 2014 में केंद्र की सत्ता बदल गई। नई सरकार, नया एजेंडा और विकास के नाम पर तेज कदमों की घोषणा। इसी माहौल में लैंड पूलिंग पॉलिसी को औपचारिक मंजूरी मिलती है। कागजों में यह दर्ज हो जाता है कि दिल्ली में जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि मालिक अपनी जमीन पूल करेंगे और इसके बदले उन्हें विकसित जमीन मिलेगी। सरकार इसे क्रांतिकारी मॉडल बताती है। किसान खुश, सरकार बेफिक्र, डेवलपर सक्रिय। लेकिन कागजों की दुनिया और जमीनी सच्चाई हमेशा रेल की दो पटरियों की तरह होती हैं। असल सवाल यह था, क्या किसान इस मॉडल को समझेंगे? क्या वे 70% सहमति जुटा पाएंगे? क्या उन्हें यकीन होगा कि उनकी जमीन लौटकर वाकई उनके हाथ में आएगी? और क्या वह जमीन उस कीमत पर बिकेगी जिसकी उन्हें उम्मीद है? इन सवालों के जवाब न सरकार ने दिए, न नीति में स्पष्ट व्यवस्था की गई। नतीजा, पहला ही चरण अटक गया। कोई यह समझ नहीं पाया कि जमीन सौंपने के बाद जमीन का असली मालिक कौन रहेगा, कागज वाला, पैसा वाला या सिस्टम वाला। 2015-17 के बीच नीति आगे नहीं बढ़ सकी। किसानों के बीच अविश्वास था और डेवलपर्स को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं दिख रही थी। डीडीए के पास न पर्याप्त स्टाफ था, न योजना लागू करने का रोड मैप। इस बीच दलाल नेटवर्क सक्रिय होने लगा। गांव-गांव में यह प्रचार फैलाया गया कि लैंड पूलिंग में शामिल हो जाओ, वरना जमीन बेकार रह जाएगी। कई जगहों पर किसानों को एकजुट करने के नाम पर बिचौलियों ने हेराफेरी शुरू की।
यह वही दौर था जब दिल्ली के बाहरी इलाकों में निजी डीलर और छोटे बिल्डर जमीन खरीदने लगे। यानी नीति अभी लागू नहीं हुई, लेकिन बाजार ने खेल खेलना शुरू कर दिया था। 2018 में सरकार ने नीति में बदलाव किया। पहले मॉडल में फंसने के बाद यह तय किया गया कि डीडीए खुद डेवलपिंग एजेंसी की भूमिका निभाएगी, यानी सड़कें, सीवर, बिजली, पार्क सबका विकास डीडीए करेगी और फिर जमीन मालिकों को उनका हिस्सा सौंपा जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। डीडीए के पास न पैसा था, न संसाधन, न ऐसी क्षमता कि वह 20,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विकास कर सके। यह वही समय था जब डेवलपर लॉबी फिर से सक्रिय हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि डीडीए अंततः निजी ठेकेदारों पर ही निर्भर होगी, और जब ठेकेदार बड़ा होता है तो उसके पीछे हमेशा बड़ा पूंजी समूह खड़ा होता है। 2021 आते आते मास्टर प्लान 2041 का खाका तैयार हुआ। इसमें लैंड पूलिंग को दिल्ली के भविष्य की रीढ़ बताया गया। अनुमान दिया गया 17 से 20 लाख नए घर, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, हाई डेंसिटी हाउसिंग, स्मार्ट टाउनशिप, यह सब शब्द जनता के सामने उड़ेल दिए गए। लेकिन जमीन की कीमतें और तेजी से बढ़ने लगी। किसान जो पहले इस उम्मीद में जुड़ रहे थे कि उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा, अब वह सोचने लगे कि कहीं वे अपनी जमीन कम हिस्से में देकर भविष्य का असली मुनाफा डेवलपर्स के हाथों तो नहीं सौंप रहे। यह डर यूं ही नहीं पैदा हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 वर्षों में डिफॉल्ट हो चुके प्रोजेक्ट, दिवालिया बिल्डर और ग्राहकों की ठगी इसके पीछे का कड़वा इतिहास थे। इसी दौरान एक और बड़ा सच सामने आया। पॉलिसी में डेवलप्ड लैंड लौटाने का वायदा तो था, लेकिन डेवलप्ड किस हद तक? क्या वह जमीन कमर्शियल जोन में होगी? क्या वह हाई राइज में बदल चुकी जमीन होगी? क्या वह ऐसे हिस्से में होगी जहां असली कीमत है? या किसानों को सिर्फ ऐसी जमीन मिलेगी जो लो प्रॉफिट या लो डेंसिटी जोन में रखी जाएगी? इस सवाल का जवाब आज तक किसी नीति दस्तावेज में साफ नहीं हुआ, और जहां अस्पष्टता होती है वहां ताकतवरों की मनमर्जी शुरू हो जाती है। 2023-24 में पहली बार जमीन मालिकों ने बड़े पैमाने पर आवेदन दिए। यह नीति के लिए सकारात्मक संकेत माना गया, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प मोड़ था। सबसे ज़्यादा आवेदन उन इलाकों से आए जहां पहले से ही बिल्डरों और निजी दलालों ने जमीन खरीद रखी थी। यानी अब यह सिर्फ किसानों की नीति नहीं रह गई थी, बल्कि जमीन कारोबारी समूहों की रणनीति बन चुकी थी। बड़े निवेशकों ने सस्ते में जमीन खरीदी, पॉलिसी लागू होने का इंतजार किया और फिर कीमतें बढ़ने का खेल शुरू किया। यह वही मॉडल है जो गुरुग्राम और नोएडा में देखा जा चुका है। नीति जनता के नाम, फायदा बाजार का। और आज जब सरकार कह रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग आएगी, तब बाजार की हकीकत बता रही कि यह सब इतना आसान है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च डेवलपर उठाएगा, लेकिन वह मुनाफा भी उसी अनुपात में चाहेगा, और मुनाफे का मतलब है प्रीमियम प्रॉपर्टी, हाई राइज टावर, कमर्शियल जोन, लग्जरी कॉरिडोर। अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ उस हिस्से में बचेगी जहां रिटर्न कम है, और इतिहास गवाह है जहां रिटर्न कम होता है वहां निर्माण सबसे धीमा होता है। इस पूरे 20 साल की क्रोनोलॉजी एक बात साफ करती है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी किसी एक सरकार का फैसला नहीं, बल्कि 3 सरकारों के दौर में जन्मी, बदली और आगे बढ़ी पॉलिसी है। लेकिन हर दौर में इसका सेंटर पॉइंट वही रहा, जमीन का नियंत्रण। किसान का सपना सिर्फ ईंधन, आम आदमी का घर सिर्फ नारा, और बाजार का मुनाफा सबसे बड़ा सच। इसलिए समझना जरूरी है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी ना तो अचानक आई, ना ही यह सिर्फ विकास का मॉडल है। यह जमीन की राजनीति का सबसे नया संस्करण है। इसमें जोखिम किसान का है, निवेश जनता का है, और फायदा उस पूंजी का है जिसने सिस्टम के ताले की चाबी अपने हाथ में रखी है। सरकार अपनी भूमिका नियामक तक सीमित कर चुकी है, यानी जवाबदेही अब बाजार की है, और जब बाजार जवाबदेह होता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी जनता नहीं, मुनाफा होता है। दिल्ली के लोग जिस सस्ते घरों की बाढ़ का इंतजार कर रहे हैं, वह बाढ़ आएगी जरूर, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह घरों की ओर बहे। हो सकता है वह जमीन की कीमतें और ऊपर ले जाए, बाजार को और ताकतवर बना दे, और किसान को उससे हिस्से की जमीन कम कर दे। इतिहास दिखा रहा है और बता रहा है और चेता रहा है, जब जमीन का खेल शुरू होता है तो सबसे पहले वही लोग बाहर हो जाते हैं जिनके नाम पर नीति लिखी जाती है। लैंड पूलिंग का सच यही है। यह सपना है, पर इसमें नींद सिर्फ जनता की टूटती है। यह विकास है,
पर इसका नक्शा बाजार बनाता है। यह नीति है, पर इसकी पहली ईंट राजनीति की है। और यही वह जगह है जहां सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, क्या यह दिल्ली के लिए नया भविष्य है या पुरानी लूट का नया चेहरा। क्योंकि अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है, जमीन जनता की, फैसला सत्ता का और मुनाफा किसी और का। बाकी सिर्फ वायदे हैं, पोस्टर हैं और इंतजार, जो आप कई वर्षों से कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।